अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एबीएल ट्री को तफसील से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसटी के बारे में, उसके फायदे और नुकसानात की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि एबीएल ट्री की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई, और जब भी किसी नॉन एबीएल ट्री को हम एबीएल ट्री में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कौन कौन सी रोटेशन करना पड़ती है और किस सूरत में हमें कौन सी रोटेशन करना पड़ती है, उसकी बात करेंगे। और आखिर में हम एक एग्जाम्पल की मदद से एक बीएसटी बनाएंगे जिसमें वो तमाम किस्म के रोटेशंस कोशिश करेंगे कि परफॉर्म करें, जिनकी मदद से हम एक नॉन एबीएल ट्री को एबीएल ट्री के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री क्या है। जैसे कि हम जानते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री एक ऐसा ट्री है जिसके अंदर हर नोड के जो लेफ्ट सब ट्री होता है वो उससे छोटे नंबर पर मुश्तमिल होता है, जबकि जो उसका राइट सब ट्री है उसमें जो नंबर है, जो डाटा है, वो उससे बड़ा होता है। The left and right subtrees each must also be binary subtree. तो हर नोड का लेफ्ट सबट्री और राइट सबट्री भी बाइनरी सबट्री ही होना चाहिए। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, इसमें अंदर अगर हम रूट नोड की बात करें 27 की, तो 27 के लेफ्ट पे जो सब ट्री मौजूद है, इसमें जितने भी नंबर हैं वो 27 से छोटे हैं। और सेम इसी तरीके से अगर हम इसके राइट सब ट्री की बात करें तो इसमें जितने भी नंबर हैं वो 27 से बड़े हैं। अब अगर हम 14 और 35 की बात करें तो अगेन उसी तरीके से इसके जो लेफ्ट सब ट्री हैं वो छोटे नंबर पर मुश्तमिल है, जबकि जो राइट सब ट्री है वो उनसे बड़े नंबर पर मुश्तमिल है। अब बाइनरी सर्च ट्री का हमें फायदा क्या है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं किसी भी बाइनरी सर्च ट्री को। अगर कोई भी बाइनरी ट्री रीजनेबली बैलेंस हो तो उसमें इंसर्ट करने के लिए, डाटा को सर्च करने के लिए या डाटा को डिलीट करने का ऑपरेशन जो है उसको परफॉर्म करने के लिए हमें जो टाइम चाहिए वो log n में आएगा, ऑर्डर ऑफ log n में, जिसमें n से मुराद नंबर ऑफ स्टोर्ड आइटम्स है। अब अगर इसके मुकाबले में हम देखें अरे या लिंक लिस्ट की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि अरे और लिंक लिस्ट लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसके अंदर हमें किसी भी डाटा को सर्च करने के लिए या डिलीट करने के लिए वर्स्ट केस में ऑर्डर एंड टाइम चाहिए, एग्जीक्यूशन चाहिए। और अगर हम ऐसे डाटा को फाइंड करने जा रहे हैं जो उस लिस्ट में मौजूद नहीं है या उस अरे में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हमें हर दफा ही ऑर्डर एंड टाइम चाहिए होगा। अब हमने बात की है एक बैलेंस, रीजनेबली बैलेंस सर्च ट्री की। तो
अब हम पहले देखते हैं कि रीजनेबली बैलेंस ट्री होता क्या है। अगर किसी भी बाइनरी ट्री के लेफ्ट और राइट सब ट्री के जो हाइट्स का फर्क है, जो डिफरेंस है, वो ज्यादा से ज्यादा एक हो तो हम उसको रीजनेबली बैलेंस ट्री कहते हैं। यानी कि बाइनरी ट्री के अंदर हर नोड की जो लेफ्ट सब ट्री है और राइट सब ट्री की हाइट्स का जो डिफरेंस है, अगर वो ज्यादा से ज्यादा एक हो तो हम उसको रीजनेबली बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री कहते हैं। मसलन अगर हम 5 की बात करें इस डायग्राम के अंदर, तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है जो 3, 2 और 1 पे मुश्तमिल है, इस सब ट्री की हाइट और जो इसकी राइट सब ट्री की हाइट है, इसमें एक हाइट का फर्क है, एक डिफरेंस है। सेम इसी तरीके से अगर हम 3 को देखते हैं, 3 नोड की बात करते हैं, तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है और जो राइट सब ट्री है, उसकी हाइट का जो दोनों की हाइट का डिफरेंस है वो 0 है। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि जो लीफ नोड होते हैं उनकी हाइट का डिफरेंस ऑलवेज 0 होता है। तो इसमें सारे ट्री के अंदर जो नोड्स की हाइट का डिफरेंस है वो या तो 0 है या मैक्सिमम 1 है। तो हम इसको एक बैलेंस ट्री कह सकते हैं। बैलेंस ट्री का फायदा क्या है? अगर हम इस बैलेंस ट्री को देखें और अगर हमें कहा जाए कि इसमें से फाइंड करें 19 नंबर अवेलेबल है या नहीं है, इसमें मौजूद है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 27 से उसका कंपैरिजन करेंगे। तो जब हमने 27 से 19 को कंपेयर किया तो हमें यह पता चला कि 19 27 से छोटा नंबर है। तो हम बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को देखते हुए इसके लेफ्ट साइड पे आ जाएंगे। जब इसके लेफ्ट साइड पे आए तो हमें यहाँ 14 नंबर मिला। हमने 19 को इससे कंपेयर किया, पता चला कि 19 14 से बड़ा नंबर है। तो अगेन बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टी को देखते हुए हम इसके राइट साइड पे आए। तो यहाँ जब हमने चेक किया, कंपेयर किया 19 को इस नंबर से, 14 के जो राइट साइड पे नंबर था तो वो उसके इक्वल था। तो हमने 19 को फाइंड कर लिया। अब देखें तो हमने 19 को फाइंड करने के लिए टोटल 3 कंपैरिजन किए हैं, 27 के साथ, 14 के साथ और 19 के साथ। इसी तरीके से अगर हम 42 को फाइंड करने की कोशिश करें तो उसमें सबसे पहले हम 27 से इसको कंपेयर करेंगे, फिर 35 के साथ, और यहाँ से हमें पता चला कि ये 42 इससे बड़ा नंबर है तो हम राइट साइड पे जाएंगे तो यहाँ हमें 42 मिल गया। तो इसमें भी अगेन हमें मैक्सिमम 3 ही कंपैरिजन करना पड़े। अब अगर एक और केस लेते हैं जिसमें हमें कहा जाता है कि आप फाइंड करें कि क्या 30 का नंबर इस BST के अंदर मौजूद है या नहीं है। तो हम सबसे पहले अगेन उसी तरह रूट नोड से स्टार्ट करेंगे, हम 27 से कंपेयर करेंगे, उससे बड़ा नंबर है हम राइट साइड पे आएंगे, 35 है 35 से कंपेयर करेंगे, छोटा नंबर है हम लेफ्ट साइड पे आएंगे, 31 यहाँ मौजूद है 31 से कंपेयर करेंगे, उससे भी छोटा नंबर है तो हम इसके लेफ्ट साइड पे जाएंगे। तो जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे हमें पता ये चला कि वहां तो कोई नोड ही मौजूद नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं, वहीं हम बता सकते हैं कि 30 जो है ये BST का हिस्सा नहीं है। BST के अंदर 30 नंबर 30 डाटा सेट मौजूद नहीं है। तो इसमें अगेन हम देखें
कि ये डिसाइड करने के लिए कि कोई नंबर BST के अंदर मौजूद है या BST के अंदर मौजूद नहीं है, हमें ज्यादा से ज्यादा 3 कंपैरिजन करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्स्ट केस में। तो अब हम ये देखते हैं, तो ये तो इसका फायदा था हमें कि अगर हम एक ऐसा BST बनाने में कामयाब हो जाएं जो कि एक रीजनेबली बैलेंस हो, तो उसमें डाटा को सर्च करने के लिए, फाइंड डिलीट करने के लिए या इंसर्ट करने के लिए हमें बहुत कम कंपैरिजन की जरूरत पड़ेगी। इसके मुकाबले में अगर हम किसी डाटा को किसी अरे या लिंक लिस्ट में स्टोर करते, तो उसमें हमें वर्स्ट केस में सर्च करते हुए एंड कंपैरिजन करना पड़ते, और अगर डाटा उसमें अवेलेबल ना होता तो हमें हर दफा ही ऑर्डर एंड कंपैरिजन करना पड़ता। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो BST अगर बैलेंस हो तो वो हमें काफी कम कंपैरिजन के साथ रिजल्ट देता है, जिससे एग्जीक्यूशन टाइम काफी कम हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि BST का क्या कोई नुकसान भी हैं, उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसमें जो एक चीज नजर आती है वो ये है कि किसी भी ट्री की जो हाइट है वो इस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि उसमें जो डाटा हम इंसर्ट करने जा रहे हैं उसका ऑर्डर क्या है। एक ही किस्म का ऑर्डर, एक ही किस्म का डाटा अगर मुख्तलिफ ऑर्डर में आ रहा हो तो उससे BST की हाइट पे फर्क पड़ सकता है, और उससे उसकी हाइट बढ़ भी सकती है, वो BST डिजनरेट भी हो सकता है, उसका साइज इंक्रीज कर सकता है। और जैसे जैसे ट्री का साइज बढ़ता जाएगा, उसकी हाइट बढ़ती जाएगी, उसी हिसाब से नंबर ऑफ कंपैरिजन डाटा को इंसर्ट करने के लिए, सर्च करने के लिए या डिलीट करने के लिए बढ़ते जाएंगे। तो ये इसका नुकसान है। अगर BST वेल बैलेंस नहीं होता तब हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि बाइनरी सर्च ट्री की हाइट क्या होती है, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे थे कि अगर बाइनरी सर्च ट्री की हाइट बढ़ जाती है तो नंबर ऑफ कंपैरिजन बढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किसी भी BST की हाइट से क्या मुराद है। तो किसी भी BST की हाइट जो है वो उसके लीफ नोड से लेकर, तमाम लीफ नोड से लेकर रूट नोड तक जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ बनता है वो उस ट्री की हाइट बनती है। इसके अलावा किसी भी लीफ नोड की जो हाइट है उसको हमेशा हम 0 कंसीडर करते हैं। अगर कोई ट्री सिर्फ एक ही नोड पे मुश्तमिल हो तो उसकी हाइट 0 होगी, और अगर आपके पास कोई ऐसा ट्री है जिसमें कोई नोड नहीं है तो उसकी हाइट हम -1 लेंगे। ये जो तीसरा पॉइंट है, द ट्री विदाउट एनी नोड हैज हाइट -1, ये आगे जब हम एग्जांपल को सॉल्व करेंगे वहां इस चीज को आप आसानी से समझ जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमने बात की थी कि किसी भी बाइनरी सर्च ट्री की हाइट ऑर्डर ऑफ इंसर्शन पे डिपेंड कर रही होती है। अभी हम एक
सीक्वेंस ऑफ नोड्स लेते हैं, कुछ नंबर लेते हैं जो एक सीक्वेंस में आपके पास अपीयर हो रहे होंगे, और उनको देखते हुए हम एक BST बनाने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि उससे हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर आता है वो 4 है, तो हमने एक 4 नंबर के लिए नोड क्रिएट किया। उसके बाद 2 आता है, तो जब हमने 2 को 4 के इसके साथ कंपेयर किया तो पता ही चला कि ये 2 4 से छोटा नंबर है, तो ये उसके लेफ्ट साइड में जाएगा। तो हमने इसको इस ट्री के रूट नोड के लेफ्ट में इसको इंसर्ट करवा दिया। अब उसके बाद हमें जो नंबर मिला वो 1 का है, तो हमने इसको 4 से कंपेयर किया, ये उससे छोटा नंबर था, हमने इसको लेफ्ट में लेके आए, लेफ्ट में ऑलरेडी 2 था, उससे कंपेयर किया तो ये उससे भी छोटा नंबर था, तो हम इसको 2 के भी लेफ्ट में लेंगे और वहां जाके इंसर्ट करवा दिया। उसके बाद हमारे पास 3 आता है, 3 को 4 से हमने कंपेयर किया, फिर 2 से कंपेयर किया, 2 से ये बड़ा नंबर था तो हम 2 के राइट साइड पे इसको लेके चलेंगे, तो हमने वहां इसको इंसर्ट करवा दिया। इसके बाद हमें मिला 6, तो हमने जब 6 के साथ इसका कंपैरिजन किया तो पता चला 6 से 4 से बड़ा नंबर है, तो हमने इसको 4 के राइट साइड पे इंसर्ट करवा दिया। अब इसके बाद हमें 5 मिला, 5 को 4 से कंपेयर किया, उससे बड़ा नंबर था, 6 से कंपेयर किया, ये उससे छोटा नंबर था, तो हमने 6 के लेफ्ट साइड पे इसको इंसर्ट करवाया। अब इसके बाद हमें मिलता है 7 नंबर, तो हमने अगेन 4 से इसका कंपैरिजन किया, बड़ा नंबर था, राइट साइड पे आए, 6 का कम इसको कंपेयर किया, 6 से बड़ा नंबर है, इसको हमने उसके राइट पे जाके इंसर्ट करवा दिया। अब यही नंबर है 1 से 7 तक, ये खास ऑर्डर में आ रहे थे 4 2 1 3 6 5 और 7। अब हम इनका ऑर्डर चेंज करते हैं। अब ऑर्डर चेंज करने के बाद देखते हैं कि क्या इसी तरह का हमारे पास ट्री बनता है या इससे मुख्तलिफ हमारे पास कोई ट्री जनरेट होता है। उसमें हम क्या करेंगे, हम 5 और 6 का जो ऑर्डर है इसको हम चेंज कर देते हैं। अब जो हमारे पास डाटा आएगा वो 4 2 1 3 5 और 6 7 आएगा। अब हम देखते हैं कि अगर ये डाटा हमारा इस तरतीब से आएगा तो फिर हमारे पास जो BST है वो कैसा होगा। तो जब हमने इसको दोबारा से ऑर्डर चेंज किया तो 4 2 1 3 के बाद पहले हमने 6 लिया था, अब 3 के बाद हमने 5 को लिया है। तो जब 5 को 4 से कंपेयर किया तो ये इससे बड़ा नंबर है, हमने राइट साइड पे इसको कर दिया। अब 5 के बाद 6 आया तो 4 से कंपेयर किया, बड़ा नंबर है, हम राइट साइड पे आए, वहां 5 था, 5 से कंपेयर किया, ये उससे भी बड़ा नंबर है, तो हमने इसको 5 के राइट पे इसको इंसर्ट करवा दिया। अब 6 के बाद 7 आया, तो 7 को 4 से कंपेयर किया, बड़ा नंबर है, हम राइट साइड पे आए, 5 से कंपेयर किया, बड़ा नंबर है, राइट पे आए, 6 कंपेयर किया, उससे बड़ा नंबर है, तो हमने इसको 6 के राइट पे इंसर्ट करवा दिया। अब हम देखते हैं तो अगेन ये वही नंबर है 1 से 7 तक, लेकिन इस दफा थोड़ी सी हमने इसमें शफलिंग की है, ऑर्डर चेंज किया है। अब ऑर्डर चेंज करने के बाद हमें ये पता चला कि जो ट्री जनरेट हुआ है वो उस ट्री से मुख्तलिफ है जो पहली दफा पहले हमने जनरेट करवाया है। अब मजीद एक एग्जांपल देखते हैं और वहां ये पता करते हैं कि आया वो ट्री जो है वो इन्हीं दोनों की तरह बनता है या इनसे भी मुख्तलिफ बनता है। अब हमारे पास जो डाटा है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अब हमने जब इस तरतीब से हमारे पास डाटा आया, असेंडिंग ऑर्डर में आया, उससे जो हमने BST जनरेट किया है, पता ये चला कि BST ऑलमोस्ट बल्कि एग्जैक्टली एक लिंक लिस्ट की सूरत इख्तियार कर गया है। अब अगर इसमें हम डाटा को सर्च करने लगे तो हमें वास्ट केस में ऑर्डर n तक जाना पड़ेगा।
तो जो BST का हमें फायदा था कि जिसमें अगर बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होता तो जो नंबर ऑफ कंपैरिजन log n में आ रहे थे वो अब ऑर्डर n में चले गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ इंसर्शन मैटर करता है। जैसे जैसे डाटा का ऑर्डर चेंज होगा उसी हिसाब से BST की हाइट भी चेंज होती जाएगी। चाहते हम क्या है, हमारी जरूरत क्या है? चाहते हम ये हैं कि जहां तक मुमकिन हो सके BST की हाइट कम से कम होनी चाहिए, ताकि हमें सर्च करते हुए, डिलीट करते हुए, इंसर्ट करते हुए कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम लगे। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो जो डाटा आ रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। डाटा हमारे कंट्रोल में नहीं है। BST की जो हाइट है उसको हम कम से कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां एक प्रॉब्लम आ गई है। अब उसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन याद रखें, डाटा जो आ रहा है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जिसकी बेस पे हमने BST बनाना है। और अगर BST बनाते हुए उसकी हाइट ज्यादा हो गई तो उसमें जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ जाएगा। तो हमारी कोशिश ये होगी कि जैसे जैसे डाटा आ रहा है हम वैसे वैसे BST पे नजर रखें, उसको चेक करते रहें कि वो उसकी हाइट जो है वो ज्यादा तो नहीं हो रही। और अगर उसकी हाइट एक खास हद से बढ़ रही है तो हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिसकी मदद से हम उसको कंट्रोल कर सकें। तो किसी भी BST की जो मैक्सिमम हाइट है वो n-1 होगी, और जो उसकी मिनिमम हाइट है वो log of n/2 होगी। अब ये एक प्रॉब्लम आता है जो अक्सर स्टूडेंट को सामना करना पड़ता है कि जब हम log of n/2 लेते हैं तो हमारे पास जो कैलकुलेटर्स हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी हैं, उन पे जो log है वो बेस 10 के साथ हमें उसका रिजल्ट देता है, जबकि हम उसका बेस 2 में रिजल्ट निकालना चाहते हैं। तो उसका जो तरीकाकार है कि किसी भी नंबर का log निकालना है बेस 10 के अलावा, तो उसमें आपको इस फार्मूले को ध्यान में रखना होगा कि आप n का log लेंगे, उसी log बटन से, उसी log बटन को प्रेस कर से जो आपके कैलकुलेटर पे मौजूद है, और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको आप डिवाइड करेंगे। जो भी आपके पास बेस होगी उसका log लेके जो उसका रिजल्ट आएगा उससे आप उसको डिवाइड करेंगे। मसलन हमारे इस केस में ये बेस 2 है तो हम log of 2 लेंगे। याद रखें अगेन कि ये अब log वही है जो हमारे कैलकुलेटर पे मौजूद है। अब अगर हम बात करें, जो अभी हमने अपना एक ट्री बनाया है उसमें जो नंबर ऑफ नोड्स थे वो 7 थे, अगर n की जगह हम 7 पुट करें, उसका log लें और फिर 2 का log लें, उनको डिवाइड करें आपस में,
तो जो हमारे पास नंबर आता है वो 2.82 का आता है। हमने इसका फ्लोर लेना है। फ्लोर का मतलब ये है कि आपने इशारिये से पहले वाली रकम, जो इशारे के बाद वाली रकम को आपने डिस्कार्ड कर देना है। तो हमारे पास इसका रिजल्ट 2 आएगा। तो अब इससे मुराद ये है कि अगर आपके पास 7 नोड है और उसका आप एक बैलेंस ट्री बनाते हैं, कंप्लीट ट्री बनेगा, तो उसकी जो कम से कम हाइट हो सकती है वो 2 होगी और ज्यादा से ज्यादा n-1 होगी। मसलन उसमें 7 है तो 6 होगी। अगेन याद रखें कि उसमें जो आपका लीफ नोड है उसकी हाइट 0 होगी, तो उससे जो इंटरनल नोड उसकी 1 2 3 4 इस तरह आते आते जो आपका रूट नोड है वो n-1 हाइट तक आएगा। तो अगेन ये फार्मूला याद रखें। एक और बात कि हमने यहाँ बेस 2 क्यों लिया है? बेस 2 इसलिए लिया है कि अब हमारे के BST के अंदर किसी भी पेरेंट के जो मैक्सिमम चाइल्ड होते हैं वो 2 होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ बेस 2 लिए। अगर हम कोई ऐसा ट्री जनरेट करें बैलेंस ट्री के अलावा जिसमें हमारे पास किसी भी पेरेंट के जो नंबर ऑफ चाइल्ड हैं वो हम 3 तक अलाउ कर दें तो हम यहाँ बेस 3 लेंगे। अगर 4 तक अलाउ कर दें तो हम 4 लेंगे और 5 तक अलाउ कर दें तो हम यहाँ बेस 5 लेंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ जाएगी कि जब हम किसी भी BST की हाइट निकालते हैं, अगर उसके नंबर दिए गए हों, आपसे ये पूछा जाता है कि ये एक BST हम जनरेट करने लगे हैं जिसमें नंबर ऑफ नोड्स सपोज 50 है, तो उससे जो एक BST बनेगा तो उसकी मिनिमम हाइट कितनी हो सकती है, तो आप वो इस फार्मूले से निकाल सकते हैं कि आप n की जगह 50 रखेंगे, log 50 निकालेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको log 2 के रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे, तो जो नंबर आएगा उसको फ्लोर लेंगे तो आपके पास उसकी उस ट्री की मिनिमम हाइट आ जाएगी जो हम 50 नोड से बनाएंगे। अब हम बात कर रहे थे कि जब BST बनाते हैं तो अगर BST रीजनेबली बैलेंस हो तो उसमें डाटा को इंसर्ट करते हुए, सर्च करते हुए, डिलीट करते हुए हमें कम से कम एग्जीक्यूशन टाइम लगता है, यानी हम log n में ये काम कर सकते हैं। तो अब जब हम ये बात कर रहे हैं कि हमें बैलेंस ट्री की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस से क्या मुराद है, कौन कौन सी अप्रोचेस हैं बैलेंस ट्री के लिए? तो एक अप्रोच तो ये है कि आप स्ट्रिक्ट बैलेंस करें। स्ट्रिक्ट बैलेंस से क्या मुराद है कि आपके BST के अंदर हर नोड के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट का जो डिफरेंस है वो 0 होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिक्ट बैलेंस अप्रोच। लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि आप ये स्ट्रिक्ट बैलेंस नहीं अचीव कर सकते, बहुत मुश्किल हो जाती है, या स्ट्रिक्ट बैलेंस को अचीव करने के लिए आपको अच्छी खासी कंप्यूटेशन करना पड़ती है, तो वो जो फायदा आप बैलेंस करने से उसको लेने की कोशिश कर रहे होते हैं वो यहाँ जाया हो जाता है। तो दूसरी जो है अप्रोच है वो है प्रीटी गुड बैलेंस। इसमें हम क्या करते हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि किसी भी तरीके से BST के हर नोड की लेफ्ट और राइट चाइल्ड की लेफ्ट और राइट सब ट्रीज की जो हाइट है उसका डिफरेंस 0 हो जाए। लेकिन अगर
किसी वजह से जीरो ना भी हो, उसमें जो मैक्सिमम डिफरेंस है वो 1 का होना चाहिए। तो इसको हम प्रीटी कोड बैलेंस कहते हैं कि प्रीटी कोड बैलेंस के अंदर जो डिफरेंस है किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री की हाइट्स का, वो 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो ये 2 किस्म की अप्रोचेस हैं जो नॉर्मल हम कोशिश कर रहे होते हैं बनाने की, बैलेंस रखने की। अब इसके लिए हमें कौन से एल्गोरिथम इस्तेमाल करना पड़ते हैं, हमारे पास वो कौन से एल्गोरिथम है जिनकी मदद से अगर हमारे पास कोई ट्री, जैसा कि पहले भी हमने बात की है कि ऑर्डर ऑफ इंसर्शन की वजह से आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, यानी उसका जो बैलेंस है नोड्स का वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो 1 से ज्यादा हो रहा है लेफ्ट और राइट सब ट्री का डिफरेंस साइड का, तो हम कोशिश करते हैं, हमारी ख्वाहिश है कि वो बैलेंस हो जाए। तो उसके लिए मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम एग्जिस्ट करते हैं जिनकी मदद से हम अनबैलेंस BST को बैलेंस BST में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगेन ये हम क्यों करने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि जितना ट्री को बैलेंस होता जाएगा उतना ही हमें सर्च इंसर्शन और डिलीशन के ऑपरेशन में एग्जीक्यूशन टाइम में बेहतरी मिलती जाएगी। तो इसके लिए जो एक एल्गोरिथम अवेलेबल है उसको ABL ट्रीज का नाम दिया जाता है, जिसको हाइट बैलेंस ट्रीज भी कहते हैं। इसके अलावा B ट्रीज का एक एल्गोरिथम है, स्प्लिट ट्रीज का है। तो अभी आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे ABL ट्री के बारे में। तो ABL ट्री क्या है? ABL ट्री असल में एक हाइट बैलेंस बैंड ट्री है जिसके अंदर हम एक बैलेंस फैक्टर निकालते हैं हर नोड पे, यानी एक ट्री के अंदर जितने भी नोड होते हैं हर नोड का हम बैलेंस फैक्टर निकालते हैं जो कि उस नोड के लेफ्ट सब ट्री की हाइट में से उसी नोड के राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करने से हासिल होता है। और ये हम बैलेंस फैक्टर हर नोड पे कैलकुलेट करते हैं, यानी एक ट्री के अंदर जितने भी नोड हैं सबका हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। और निकालेंगे कैसे कि उस नोड के जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट में से जो उसका राइट सब ट्री है उसकी हाइट माइनस करेंगे। और ये जो डिफरेंस है, ये जो लेफ्ट और राइट सब ट्रीज की हाइट का डिफरेंस है, ये 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगेन ABL ट्री क्या है? एक हाई बैलेंस बाइनरी ट्री है जिसमें तमाम नोड्स का बैलेंस फैक्टर 1 हो सकता है, 0 हो सकता है या -1 हो सकता है। ना हम 2 को अलाउ करते हैं, ना हम -2 को अलाउ करते हैं। अगर आपको कोई ABL ट्री, कोई ट्री दिया जाए जिसमें ये पूछा जाए कि क्या ये ABL ट्री है या नहीं है, तो उसमें आप हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर निकालेंगे और फिर ये चेक करेंगे कि क्या कोई ऐसा नोड इस ट्री के अंदर मौजूद है जिसमें बैलेंस फैक्टर -1 से छोटा या 1 से बड़ा है। अगर कोई आपको ऐसा नोड मिलता है
पूरे ट्री के अंदर एक भी अगर ऐसा नोड मिल जाए जिसमें जो बैलेंस फैक्टर है वो -2 या 2 हो जाता है, तो उसको हम नॉन एबीएल ट्री कहेंगे, वो एबीएल ट्री नहीं कहलाएगा। तो इस मकसद के लिए हम नॉर्मल क्या करते हैं कि हम हर नोड की करंट हाइट को स्टोर करवा देते हैं उसमें। अभी आपके पास सामने दो ट्री नजर आ रहे हैं, ट्री ए और ट्री बी। हम सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एबीएल है या एबीएल नहीं है। उसके लिए हमने ये कहा था कि हमें बैलेंस फैक्टर निकालना पड़ेंगे। अगर बैलेंस फैक्टर 1, 0 या -1 होते हैं तो ये एबीएल ट्री होगा। अगर किसी नोड का बैलेंस फैक्टर 2 या -2 हो गया तो हम उसको कह सकते हैं कि ये एबीएल ट्री नहीं है। तो अब बैलेंस फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें हाइट निकालना पड़ेगी। तो अब हम पहले तमाम नोड्स की हाइट कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उनकी मदद से हम बैलेंस फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे और फिर उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आया ये ट्रीज जो दोनों हमारे पास ट्री ए और ट्री बी है ये एबीएल है या एबीएल नहीं है। तो अब हम बात करते हैं ट्री ए की। अब ट्री ए में जैसा कि हमने बात की कि किसी भी ट्री के अंदर जितने भी लीफ नोड होंगे उनकी हाइट हमेशा 0 होगी। ये अगेन वही है कि अगर किसी, जब हमने बात की थी कि किसी भी ट्री की अगर किसी भी ट्री में एक ही नोड पे मुश्तमिल ट्री हो तो उसकी हाइट 0 होती है, क्योंकि वो जो एक ही नोड है वो उसका रूट नोड भी होता है और वही लीफ नोड भी होता है। तो जो लीफ नोड होने की वजह से उसकी हाइट 0 होगी। तो हमने ये देखा कि 1, 5 और 9 की हाइट वो 0 है। अब हम 4 की हाइट निकालते हैं। अब 4 की हाइट कैसे निकालेंगे? इसके जो दोनों ट्रीज हैं, चाइल्ड हैं 4 के, लेफ्ट चाइल्ड और इसका राइट चाइल्ड है, इनकी हाइट्स के अंदर हम +1 करेंगे। +1 करने के बाद जो नंबर बड़ा होगा वो इसकी हाइट बन जाएगा, वो 4 की हाइट होगा। मसलन हमने अगर इसके लेफ्ट चाइल्ड को लें तो लेफ्ट चाइल्ड की जो हाइट है वो 0 है। अगर इसमें हम +1 करते हैं तो ये 1 हो जाएगा। और अगर इसके राइट चाइल्ड को, उसकी हाइट 0 है, उसमें हम +1 करते हैं तो वो 1 हो जाएगा। अब हम बेशक लेफ्ट साइड से हैं या राइट साइड से हैं, दोनों साइड से जब हम यहाँ आते हैं तो हमें हाइट 1 मिलती है। अब आगे जाके देखते हैं 6 की हाइट निकालते हैं। जब हमने 6 की बात की तो 6 के भी इसी तरीके से लेफ्ट जो चाइल्ड है उसकी हाइट 1 है और जो राइट चाइल्ड है उसकी हाइट 0 है। अगर हम लेफ्ट उसके चाइल्ड के अंदर जो लेफ्ट चाइल्ड की हाइट है उसमें +1 करें तो हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा, और अगर राइट चाइल्ड की हाइट के अंदर +1 करें तो रिजल्ट 1 आएगा। तो 2 और 1 का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो डेफिनेटली 2 बड़ा नंबर है, तो हम उसको 6 की हाइट कह सकते हैं कि वो 6 की हाइट 2 होगी। तो इस तरीके से हमने ट्री ए के तमाम नोड्स की हाइट निकाली है, जो हमने उनके साथ स्टोर भी कर दी है कि 1, 5 और 9 की हाइट 0, 0 है, 4 की 1 है और 6 की हाइट 2 है। अब इन हाइट्स की मदद से हम ट्री ए की बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। तो अगेन हमने ये बात की कि जितने भी इसके लीफ नोड होंगे उनका बैलेंस फैक्टर हमेशा 0 होगा। तो ये 1 का बैलेंस फैक्टर 0, 5 का 0 और 9 का भी बैलेंस फैक्टर 0 हमारे पास आता है। अब अगर हम 4 की बात करें, 4 का बैलेंस फैक्टर, तो बैलेंस फैक्टर के लिए हमने कहा था कि किसी भी नोड के जो लेफ्ट सब ट्री है
उसकी हाइट में से हम उसकी राइट सब ट्री की हाइट को माइनस करते हैं। अगर हम 4 की बात करें तो उसके जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 0 हमारे पास है, और जो राइट सब ट्री है उसकी भी हाइट 0 है। तो 0 में से 0 जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट भी 0 आएगा। तो इसका मतलब है 4 का बैलेंस फैक्टर हमारे पास 0 है। अब 6 का अगर हम बैलेंस फैक्टर निकालें तो उसमें हमारे पास 6 का जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 1 है, और जो राइट है उसकी हाइट 0 है। तो 1 में से अगर हम 0 हम माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट 1 आता है। तो अब हमने हाइट की मदद से तमाम नोड्स के बैलेंस फैक्टर को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा नोड जिसका बैलेंस फैक्टर 1, 0 और -1 के अलावा, तो हमें ऐसा कोई नोड नजर नहीं आ रहा जिसका बैलेंस फैक्टर 2 या -2 हो। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ट्री है ये एक ABL ट्री है। अब इसी तरीके से हम ट्री बी की बात करते हैं, दूसरे ट्री की बात करते हैं। सेम वही प्रोसीजर है, हम पहले सबसे पहले इसकी हाइट्स निकालेंगे, और बैलेंस ट्री लीफ नोड है उनकी हाइट 0 होती है। अब यहाँ से हम जो इंटरनल नोड है उनकी हाइट्स निकाल लेते हैं। 4 की हाइट 1 की हाइट में प्लस लेफ्ट चाइल्ड की हाइट में +1 करने से, और राइट की चाइल्ड की हाइट में +1 करने के बाद जो हमें बड़ा नंबर मिलेगा वो से उसके पेरेंट की जो हाइट है वो बनेगी। तो इसमें वो अगेन 1 है। इसी तरीके से अगर 9 की हम बात करें तो 9 का एक ही चाइल्ड है, उसकी 0 हाइट है, उसमें +1 करेंगे तो 8 के जो पेरेंट 9 है इसकी हाइट 1 हो जाएगी। अब 6 जो इसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड की हाइट्स में अगर हम 1 प्लस करते हैं तो हमारे पास 6 की हाइट 2 आएगी। अब इसी तरीके से हम बैलेंस इनका निकालेंगे। बैलेंस फैक्टर जब हमने निकाला तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर आया उनको जब हमने गौर से देखा, उनका एनालिसिस किया, तो पता ये चला कि या तो वो 0 है या 1 है। तो हमें इसमें भी कोई ऐसा नोड नहीं मिला जिसका बैलेंस फैक्टर 2 या -2। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक ABL ट्री है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों ट्रीज के अंदर एक नंबर 7 को इंसर्ट करते हैं। जब हमने उनके अंदर ट्री A और B के अंदर 7 को इंसर्ट किया तो अब इंसर्ट करने के बाद अब हम देखते हैं कि क्या ये ABL ट्री है या नहीं है। सेम वही प्रोसीजर जो हम पिछले दोनों ट्रीज की सूरत में देख चुके हैं। सबसे पहले हम हाइट निकालेंगे सब नोड्स की, सेम फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है। उसके बाद इन हाइट्स की मदद से हम बैलेंस फैक्टर फाइंड करेंगे। अगर इसमें आप 9 का जब बैलेंस फैक्टर निकाल रहे हैं, इस चीज पे अगर हम गौर करें तो इसका जो लेफ्ट सब ट्री है उसकी हाइट 0 है, तो हमने यहां ले ली है, और माइनस किया 9 के राइट सब ट्री की हाइट, और 9 के राइट सब ट्री में कोई सब ट्री मौजूद नहीं है, कोई ट्री नहीं है। यानी कि 9 का जो राइट सब ट्री है वो एम्प्टी है। और एम्प्टी के सूरत में हमने कहा था कि अगर किसी जगह हमारे पास एम्प्टी सब ट्री होगा तो हम हाइट -1 लेंगे। जब हमने -1 ली, इसको एवेल्युएट किया तो हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर निकला वो 1 का है। सेम इसी तरीके से हमने 6 नोड का बैलेंस फैक्टर निकाला, उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड्स की हाइट की मदद से, तो वो 0 निकला। अब हमें ये पता चला कि जब हमने ट्री A के अंदर 7 इंसर्ट किया है तो उससे
ट्री ए जो है उसकी एवीएल की प्रॉपर्टी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पहले भी एवीएल ट्री था, अभी भी एवीएल ट्री है। अब हम देखते हैं कि ट्री बी जो था, जब उसमें हमने 7 इंसर्ट किया है, तो क्या ये अभी भी एवीएल ट्री है या ये एवीएल ट्री नहीं रहा। अगेन सेम प्रोसीजर से हम सब नोड की हाइट निकालेंगे, फिर इन हाइट्स की मदद से हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। अगेन इसमें आप दोबारा गौर से देखें, 8 का जो राइट सब ट्री है वो मौजूद नहीं है, तो इसलिए हमने उसके राइट सब ट्री की जो वैल्यू है वो उसको माइनस मान लिया है। इसी तरीके से 4 की, 9 की भी, इसका भी राइट साइड नहीं है तो इसके भी जो राइट सब ट्री की वैल्यू है वो भी हमने हाइट उसकी माइनस मान ली है। और इसी तरीके से 6 नोड की हमने हाइट लेफ्ट और उसके राइट चाइल्ड की मदद से, हाइट की मदद से उसके माइनस फैक्टर निकाला, तो वो माइनस वन है। अब अगर तमाम नोड्स की हाइट को गौर से देखें तो हमें पता ये चला कि जो नोड 9 है इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 है, यानी कि 7 को इंसर्ट करने के बाद हमारे पास जो नोड 9 है इसका बैलेंस फैक्टर 1 से बढ़ गया है, यानी 2 हो गया है। जबकि हमने एवीएल की डेफिनेशन के अंदर ये बात की थी कि किसी भी बाइनरी सब ट्री के अंदर अगर किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर निकालें और वो 1, 0 या -1 हो तो वो एवीएल होगा, और अगर इससे ज्यादा हो जाता है 2 या -2 होगा तो वो एवीएल नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 7 को इंसर्ट करने के बाद ट्री बी नो मोर एन एवीएल ट्री। तो पता ये चला कि हर इंसर्शन के बाद हमें ये चेक करना होगा कि क्या वो ट्री एवीएल रहा या नहीं। अगर तो वो अभी भी एवीएल की प्रॉपर्टीज होल्ड करता है तो हमें कोई इशू नहीं है, हम उसमें मजीद इंसर्शन करेंगे। लेकिन अगर इंसर्शन के बाद जैसे कि ट्री बी की सूरत में हमें पता चला कोई भी ट्री एवीएल की प्रॉपर्टीज होल्ड नहीं करता, तो हमें उस पर कुछ फंक्शन परफॉर्म करना होंगे जिनकी मदद से हम इस नॉन एवीएल ट्री को वापस एवीएल ट्री में कन्वर्ट करें। तो असल में होता क्या है कि जब भी आप इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसमें जो बैलेंस फैक्टर है वो 2 या -2 हो सकता है। किसी भी नोड का बैलेंस फैक्टर -2 या 2 हो सकता है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा ट्री अवेलेबल है तो क्या हम हर एक नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करें, दोबारा से कैलकुलेट करें, या कुछ मखसूस नोड्स हैं जिनका अगर बैलेंस फैक्टर हम चेक कर लें तो उससे हमें पता चल सकता है कि हमारा ये ट्री एवीएल रहा है या अब चेंज हो गया है, नॉट एन एवीएल ट्री है। उसके लिए यही है कि आपने जहां नोड इंसर्ट किया है उस इंसर्शन नोड से लेकर उसके पाथ में अगर आप रूट तक जाते हैं तो जितने भी रास्ते में नोड आएंगे अगर सिर्फ उन्हीं का आप बैलेंस फैक्टर चेक कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि किसी का बैलेंस फैक्टर चेंज हुआ या नहीं हुआ, बाकी किसी और नोड को चेक करने की जरूरत नहीं। Only nodes on the path from insertion point to root node have possibility change in height.
So after the insertion, go back up to the root node by node updating heights. इसमें हम क्या करेंगे, हम सारे ट्री की हाइट्स को अपडेट नहीं करेंगे और ना ही उनकी मदद से हम बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। हम सिर्फ जो हमने इंसर्ट नोड किया है उसकी हाइट को अपडेट करेंगे और इसी तरह उसके पेरेंट की और उसके पेरेंट के अप टू रोट नोड हम हाइट को अपडेट करते जाएंगे और उसकी मदद से उनका बैलेंस फैक्टर निकालेंगे। और अगर बैलेंस फैक्टर किसी भी नोड का उस पाथ में 2 या -2 आता है तो हम इस नॉन एवीएल ट्री को एवीएल ट्री में कन्वर्ट करने के लिए कुछ रोटेशंस परफॉर्म करेंगे जिनकी मदद से ये नॉन एवीएल ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये रोटेशन कितनी किस्म की हैं? तो ये हमारे पास 4 किस्म के केसेस होंगे, 2 आउटसाइड केसेस है और 2 इनसाइड केसेस है। आउटसाइड केसेस क्या है? अगर हम किसी नोड के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री में कोई इंसर्शन करते हैं तो उसको हम एलएल केस कहते हैं। और अगर किसी नोड के राइट चाइल्ड के राइट सब ट्री में कोई इंसर्शन करते हैं तो उसको हम आरआर केस कहते हैं। इसी तरीके से जो इनसाइड केस है उसमें अगर हम किसी नोड के लेफ्ट चाइल्ड के राइट सब ट्री के अंदर इंसर्शन करते हैं तो उसको हम एलआर केस कहेंगे। और अगर हम किसी नोड के राइट चाइल्ड के लेफ्ट सब ट्री के अंदर इंसर्शन करते हैं तो इसको हम आरएल इंसर्शन कहते हैं। अगर गौर से देखें तो आउटसाइड केसेस का मतलब ये है कि ये आपके ट्री के एंड पे ये इंसर्शन हो रही है, या बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे या एक्सट्रीम राइट पे, यानी इसके लेफ्ट के लेफ्ट में हो रही होगी इंसर्शन सब ट्री जो होगा, और या राइट के राइट में इंसर्शन हो रही है। जबकि जो लेफ्ट और राइट की है या राइट और लेफ्ट की और लेफ्ट और राइट की है तो ये देखें ये जो इंसर्शन हो रही है वो ट्री के कहीं इंटरनल जगह पे हो, दरम्यान में हो रही होगी, तो इसलिए इसको हम इनसाइड केसेस कहते हैं। तो अब हम इन चारों केसेस को देखते हैं, रीबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी भी हम रीबैलेंसिंग करेंगे वो इन्हीं 4 केसेस को मद्देनजर रखते हुए ही करेंगे। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एलएल केस की, यानी अगर हम किसी भी नोड के लेफ्ट के लेफ्ट में इंसर्ट करते हैं और उससे उसका बैलेंस फैक्टर आउट हो जाता है तो उसका हम एलएल केस कहते हैं। अभी जैसे आपको ये नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एक येलो नोड पे मुश्तमिल एक ट्री था जिसके अंदर 7 हमने इंसर्ट किया। जैसा कि हमने कहा है कि हम जब भी इंसर्शन करेंगे हम तमाम नोड्स का बैलेंस फैक्टर मालूम करेंगे। तो हमने इन सब नोड्स का बैलेंस फैक्टर निकाला। अभी इस ट्री के अंदर या जितने भी आगे ट्री आएंगे उसमें हम सिर्फ बैलेंस फैक्टर दिखाएंगे, हाइट इसमें नहीं होगा, तो आपको उसकी हाइट को तो मालूम करना होगी, जो प्रोसीजर पहले भी हमने बताया है। तो हमने बैलेंस फैक्टर निकाला। बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद जब हमने चेक किया तो पता ये चला कि जो 9 है इसका बैलेंस फैक्टर 2 हो गया है। तो इससे मुझे पता चला कि ये सारा जो ट्री है अब ये एवीएल नहीं रहा। तो हमने इसको अब कन्वर्ट करना है एवीएल के अंदर। अब एवीएल में कन्वर्ट करने के लिए जैसे कि हमने पहले भी बात की है कि हमारे पास हर केस के लिए मुख्तलिफ किस्म के रोटेशंस होंगे। 4 हमारे पास केसेस हैं, एलएल का, आरआर का, एलआर का और आरएल का। इन चारों
केसेस के लिए हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के रोटेशंस हैं। तो अब एल के केस में हम राइट रोटेशन करते हैं। याद रखें ये एल से मुराद लेफ्ट है, लेफ्ट लेफ्ट केस होगा तो हम रोटेशन इसके उल्ट यानी राइट करेंगे। अब राइट रोटेशन कैसे करेंगे? तो अब आपको पता होना चाहिए कि ये 9 जो बैलेंस आउट हुआ है, इंसर्शन हमने कहाँ की है? 9 के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट में हमने की है। 9 के लेफ्ट चाइल्ड के लेफ्ट में हमने इंसर्शन की है, इसलिए हमने इसको एल केस का नाम दिया है। और एल केस में हम राइट रोटेशन करेंगे। राइट रोटेशन परफॉर्म कैसे करेंगे? आप सिंपल इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये 7, 8 और 9 एक धागे की मदद से, एक रूप की मदद से आपने बंधे हुए हैं। यहाँ 9 पे आपने एक पुली लगाई हुई है और यहाँ से आप 9 को नीचे खींच लेते हैं राइट साइड। जैसे आपको एरो भी नजर आ रहा है तो आप इस साइड पे इसको नीचे खींच लेते हैं। जैसे ही आपने इसको नीचे खींचेंगे तो 8 जो है ये 9 की जगह आ गया और 7 इसी के साथ 8 की जगह आ जाएगा और 9 जो है ये नीचे चला जाएगा। तो अब जो नया हमारे पास ट्री बनेगा वो इस शक्ल में आएगा। अब अगर हम दोबारा से इस पूरे ट्री का बैलेंस फैक्टर निकालें हर नोड का और चेक करें तो हमें पता ये चलेगा, जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि तमाम नोड्स का जो बैलेंस फैक्टर है वो 0। अगेन यहाँ ये एक बात बताना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि जब आप एक नॉन एवियल ट्री को एवियल ट्री में कन्वर्ट करें तो हर एक नोड की जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 हो जाए। ये 1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है। इस केस में जो अभी पार्टिकुलर ये केस है, इसके अंदर जो आपके पास एवियल ट्री बना है कन्वर्जन के बाद, उसमें लकली सबका जो बैलेंस फैक्टर है वो 0 हो गया। अब हम बात करते हैं आरआर केस की। अब आपने क्या किया? अगेन इसी तरीके से हमारे पास ये ट्री था येलो नोड पे, उसमें हमने एक नया नोड इंसर्ट किया। नया नोड इंसर्ट करने के बाद हमने अगेन बैलेंस फैक्टर निकाला। बैलेंस फैक्टर निकालने के बाद चेक किया, पता चला कि 9 जो नोड है इसकी हाइट, इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो -2 है। अगेन ये एवियल ट्री की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक नॉन एवियल ट्री हमारे पास आ गया। अब इसको कन्वर्ट करना है, पहले देखेंगे कि ये जो हमारे 4 केसेस में से ये किस केस से अलग करता है। तो अगर हम जिस नोड का बैलेंस फैक्टर आउट हुआ है वहां से चेक करें तो जो इंसर्शन हो गया है वो उसके राइट चाइल्ड के राइट सर्कल में, राइट चाइल्ड के राइट पे हुई है। तो इसको हम आर केस कहते हैं। और आर केस में हम अगेन एक सिंगल रोटेशन करवाते हैं जिसमें हम आर के यानी राइट के मुखालिफ लेफ्ट सिमत में इसको एक मूव करवाते हैं, रोटेशन करवाते हैं। तो अगेन आप इसी तरह देख सकते हैं जैसे हमने लेफ्ट की सूरत में देखा था, एल केस में देखा था कि ये 9, 10 और 14 आपस में बंधे हुए हैं। आपने 9 के पे पुली लगा के अगर इसको नीचे खींचेंगे लेफ्ट साइड पे तो आपका जो 9 है ये नीचे आ जाएगा, 10 9 की जगह चला जाएगा और 11 इसी तरह 10 की जगह आ जाएगा। तो इससे जो नया हमारे पास ट्री जनरेट होगा वो आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है। इसका भी अगर बैलेंस फैक्टर हम निकालेंगे तो वो 0 आएगा, यानी कि ये भी एवियल ट्री में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम तीसरे केस की बात करते हैं। अगेन हमने इस सब ट्री के अंदर, इस बीएसटी के अंदर एक नया नोड इंसर्ट किया 9, उसके बाद बैलेंस फैक्टर निकाला। पता ये चला कि ये इंसर्शन जब हमने की, इस इंसर्शन के बाद
ये BST अब ABL नहीं रहा। क्यों? क्योंकि रूट नंबर 10 का जो है बैलेंस फैक्टर वो अब 1 से ज्यादा हो गया, 2 हो गया। अब हमें दोबारा से इसको कन्वर्ट करना है ABL के अंदर। तो ये कैसे करें? तो पहले हम चेक करते हैं कि ये इंसर्शन हुई कहाँ में। तो जब हम 10 से स्टार्ट करते हैं, पता ये चला कि 10 के लेफ्ट चाइल्ड के 10 के लेफ्ट चाइल्ड के राइट में ये इंसर्शन हुई है, लेफ्ट के राइट में, जिसको हमने LR केस का नाम दिया था। जब भी हमारे पास LR रोटेशन होगी, केस होगा, तो उसमें सिंगल रोटेशन से ये नॉन एवियल ट्री में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि इसके लिए हमें 2 स्टेप में रोटेशन करना पड़ेगी। पहली रोटेशन इस एज पे करना पड़ेगी जो राइट एज है, और दूसरी रोटेशन इस पे करना पड़ेगी जो लेफ्ट एज है। अगेन लेफ्ट एज पे हम राइट रोटेशन करते हैं और राइट एज पे हम लेफ्ट रोटेशन करते हैं। तो पहले रोटेशन जो आप यहां करेंगे इस एज पे, तो उससे क्या होगा कि 8 नीचे आ जाएगा और 9 इसकी जगह ऊपर चला जाएगा। जैसे कि आप इस राइट सब ट्री में देख रहे हैं कि 9 ऊपर चला गया, 10 के साथ अटैच हो गया और 8 नीचे आ गया। अब दूसरी जो रोटेशन है वो हम 10 और 9 के दरम्यान करेंगे, इस एज पे करेंगे। तो अगेन इसी तरीके से अगर हम यहां से 10 को नीचे रोटेट करवाएंगे तो 9 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा और 8 9 के जगह आ जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि अब आपका जो ट्री है ये एक ABL ट्री बन चुका है। क्यों? इसमें जब हमने सब नोड्स का बैलेंस फैक्टर निकाला तो वो 0 था। तो ये था LR केस। अगेन LR के अंदर आपको 2 स्टेप में रोटेशन करना पड़ेगी, एक उसके लेफ्ट एज पे और एक उसके राइट एज पे। LR केस में पहली रोटेशन R एज पे होगी और दूसरी रोटेशन उसके लेफ्ट एज पे होगी। अब अगला हम केस लेते हैं। अब अगर हमने RL केस में अगर हम देखते हैं, हमने इस ट्री के अंदर 10 को इंसर्ट करवाया, बैलेंस फैक्टर निकाला, 9 पे -2 आया, इसने वायलेट किया ABL की प्रॉपर्टी को, यहाँ हमें रोटेशन करवाना पड़ेगी। तो पहले हम ये चेक करते हैं कि ये केस कौन सा है। तो जब हमने इसको यहाँ से आगे प्रोसीड किया, पता चला कि जो इंसर्शन हुई है 9 के वो राइट चाइल्ड के लेफ्ट में हुई है, राइट चाइल्ड के लेफ्ट में हुई है। तो इसको हम RL का नाम देंगे। तो अगेन इसी तरीके से RL की सूरत में भी हमें 2 स्टेप में रोटेशन करवाना पड़ेगी। पहली उसका जो लेफ्ट एज है उस पर हम करवाएंगे राइट रोटेशन, और दूसरी है जो उसका R एज है उस पर हम लेफ्ट रोटेशन करवाएंगे। तो पहले हम करवाते हैं इसके जो लेफ्ट उसका जो उस पे करवाते हैं, तो 11 नीचे आ जाएगा और 10 11 की जगह आ जाएगा, जैसे कि आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है। और जो दूसरी है वो इस एज पे हम करवाते हैं, तो इसमें करवाएंगे तो यहाँ से 9 नीचे आ जाएगा, 10 इसकी जगह चला जाएगा और 11 ऊपर आ जाएगा। इससे ये जो नया है आपके पास ये ट्री जनरेट होता है। तो अब अगर देखें तो हमारे पास 4 केसेस थे LL और RR के अंदर। हमने सिंगल रोटेशन से ही ABL नॉन ABL ट्री को ABL में कन्वर्ट कर लिया, जबकि LR और RL केस में हमें 2 रोटेशन करवाना पड़ेंगे। तो 2 रोटेशन के बाद हम एक नॉन ABL ट्री को
AVL ट्री में कन्वर्ट करने में कामयाब हुए हैं। अब अगर ये जो बैलेंस फैक्टर है ये किसी इंटरनल नोड पे चेंज हो जाता है। अभी तो जो हमने जितने केसेस देखे हैं वो बिल्कुल लीफ नोड के करीब करीब थे। अगर ये कहीं इंटरनल नोड में ये बैलेंस फैक्टर जो है ये 1 या -1 से ज्यादा हो जाता है, जबकि हम इंसर्शन जो है वो लीफ नोड पे कर रहे हैं, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे? तो याद रखें उस सूरत में भी केसेस वही 4 हैं, LL का, RR का, LR का और RL का। तो हम इन चारों एग्जांपल्स को, इन चारों केसेस को मद्देनजर रखते हुए कुछ एग्जांपल लेते हैं जिसमें जो बैलेंस फैक्टर है वो इंटरनल नोड में कहीं जाके रूट के करीब कहीं या रूट पे जाके कहीं वो आउट हो रहा है। तो उसमें देखते हैं कि हमें क्या करना होगा। अभी जैसे आपके पास ये आपको एक ट्री नजर आ रहा होगा, इसमें आपने 3 इंसर्ट किया। जब 3 इंसर्ट किया और बैलेंस फैक्टर निकाला तो पता ये चला कि हमारा जो रूट नोड है 2 उस पे जाके बैलेंस फैक्टर रूट हुआ है। बाकी का 0, 3 का नोड का 0 है, 1 का -1, 5 का 0, 10 का 0, 4 का 1 है बैलेंस फैक्टर, जबकि 6 का 2 है। अब जब 6 का बैलेंस फैक्टर 2 है, इंसर्शन हमने 1 के बाद की है, तो अब इसमें रोटेशन कैसे करवाएंगे? तो सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये केस कौन सा है। क्यों? जब तक हमें केस का पता नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं होगा कि हमें जो रोटेशन करवानी है वो 1 स्टेप वाली रोटेशन है या 2 स्टेप में रोटेशन करवानी है। याद रखें LL और RR केस में हमने 1 स्टेप रोटेशन करवाई है, जबकि LR और RL में हमने 2 स्टेप रोटेशन करवाई है। तो पहले हम डिसाइड करेंगे कि ये केस कौन सा है। तो अगर हम 6 से ऑनवर्ड आते हैं 3 की तरफ, तो हमें ये पता चला कि ये इंसर्शन 6 के किस साइड पे हुई है। तो इसमें हमें पता चला कि ये 6 के लेफ्ट में ये हुई है। जो 6 का लेफ्ट चाइल्ड है उसके लेफ्ट में जो सब ट्री है उसके अंदर ये इंसर्शन हुई है। यानी कि ये इंसर्शन चाहे इस जगह हो जाती है या इस जगह हो जाती है या इसके बाद किसी और नीचे जाके हो जाए या यहां से इसके लेफ्ट राइट पे किसी जगह भी हो जाए, तो हम कंसीडर इसको लेफ्ट ही करेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एल केस है, यानी 6 के लेफ्ट सब ट्री में ये इंसर्शन हुई है। तो LL केस में हम सिंगल रोटेशन करवाते हैं। अब जब हम सिंगल रोटेशन करवाएंगे तो उसमें क्या होगा, अगेन इसी जगह तरह कि हम 6 को पकड़ के नीचे खींचेंगे, राइट साइड पे नीचे रोटेट करवाएंगे। तो इससे क्या होगा कि 4 जो है ये 6 की जगह आ जाएगा, 6 10 की जगह नीचे आ जाएगा और 10 उसी तरह और नीचे चला जाएगा। अब 1 जो है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 4 के साथ ऊपर आ जाएगा और जो 3 है ये इसी तरह 1 के साथ ऊपर आ जाएगा। अब जो ये जो 5 है ये पहले 4 का राइट सब ट्री था, राइट चाइल्ड था, लेकिन जब हमने इसको रोटेट करवाया तो अब 4 का जो राइट चाइल्ड है वो तो 6 बन गया, क्योंकि 4 यहां आया और 6 इसका राइट में आ गया। तो अब इसका जो 5 है ये किधर जाएगा? याद रखें दोबारा से कि जब हमने 6 को रोटेट करवाया 6 नीचे आ गया, 4 ऊपर आ गया,
तो अब 4 का जो राइट चाइल्ड है वो 6 है। पहले 4 का राइट चाइल्ड 5 था, अब ये 5 किधर गया? तो अब 5 ये जो है ये 6 का लेफ्ट चाइल्ड बनेगा। 5 4 का राइट था, 6 का ये लेफ्ट बनेगा। तो ये हमारे पास जो नया बना है, इसमें आप देखें हमने सिर्फ ये 2 पॉइंटर चेंज किए हैं। जो 4 का है, जो 6 का पॉइंटर 4 को जा रहा था वो हमने अब 5 की तरफ कर दिया है, 5 को असाइन करवा दिया। यानी अब साइन के लेफ्ट में 4 की बजाय अब 5 है। तो ये जो पॉइंटर जा रहा है 4 की तरफ, अब ये आ जाएगा 6 की तरफ, 5 की तरफ। और दूसरा जो 4 से 5 की तरफ जा रहा था, 4 से 5 की तरफ जा रहा था, अब हमने 5 की जगह 6 को पॉइंट करवा दिया। तो ये पॉइंटर और ये पॉइंटर ये दोनों चेंज हो गए। यानी कि अब 5 की जगह हम 6 लेके आ गए हैं और 4 की जगह हम 5 की जगह हम 6 लेके आ गए हैं और 6 की जगह हम 4 की जगह हम उसको 6 को पॉइंट करवा रहे हैं। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। तो अगेन आप ये देखें कि हमने इंटरनल नोड से सिर्फ 2 आगे एज की बात की है। जिस नोड पे बैलेंस फैक्टर हमारा आउट हुआ था उससे जस्ट हमने 2 एजेस की बात की है और उसी से हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें किस किस्म की रोटेशन करवाना। अब अगर देखें यहाँ हमने 10 को जब इंसर्ट किया तो बैलेंस फैक्टर अगेन हमारा रूट नोड पे चेंज हुआ है, -2 हुआ है। तो इसको भी हमें ABLT में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो इस नोड के राइट में जाके ये इंसर्शन हुई है। ये RR केस है, इसमें भी हमें सिंगल रोटेशन करवानी है, यहाँ करवानी है इसी नोड पे, इसको नीचे लेके आएंगे तो ये 9 जो है ये 6 के ऊपर चला जाएगा, 6 नीचे आएगा और 9 का जो लेफ्ट चाइल्ड है ये 6 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। पिछले केस में जो राइट चाइल्ड था वो लेफ्ट बन गया था रूट नोड का या उस नोड का जिसको हमने रोटेट करवाया, और इसके अंदर वो लेफ्ट चाइल्ड जो है वो रूट नोड का राइट चाइल्ड बन गया। तो ये आप इसमें देख रहे हैं आपको। बाकी अगर देखें 9 का 11 लेफ्ट में था, अब भी लेफ्ट में है, 11 के लेफ्ट में 10 था, अब भी 11 के लेफ्ट में 10 है। सेम इसी तरीके से बाकी आप देख सकते हैं कि 6 के लेफ्ट में 4 था, अब भी 6 के लेफ्ट में 4 ही है। जो भी चेंजेस होंगी वो इन 3 नोड पे होगी। यानी वो नोड जिस पे ये बैलेंस फैक्टर आउट हुआ है और उसके बाद साथ ये वाले दो, इन 3 नोड की आपस में चेंजेस होगी। बाकी जो नोड जहां जिसके साथ अटैच है उसी तरह रहेगा। अब इसी तरीके से RL केस को देख लेते हैं कि हमने 7 इंसर्ट करवाया, बैलेंस चेक किया, बैलेंस फैक्टर 6 पे -2 हुआ, इस पे हमने रोटेशन करवानी है। पहले हम केस डिस्कस करेंगे कि ये केस कौन सा है। तो हमें ये पता चला कि इसके राइट के लेफ्ट में ये इंसर्शन हुई, राइट के लेफ्ट में। तो RL की ये केस है। RL केस में हम 2 स्टेप में रोटेशन करवाते हैं। पहले में दूसरा जो आपका चाइल्ड एज है ये लेफ्ट और दूसरा जो है ये राइट और दूसरा लेफ्ट। तो लेफ्ट पे पहले आप करवाते हैं, इस पे आप करवाएंगे 8 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे और 11 उसके साथ 7 ऊपर आ जाएगा जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और उसके बाद इस एज पे आप करवाएंगे जैसा कि इसमें आपको नजर आ रहा है। आप इस एज पे करवाएंगे और जब इस पे करवाएंगे तो 6 जो है ये नीचे आ जाएगा, 8 6 की जगह आ जाएगा, 9 8 की जगह आ जाएगा और ये जो 7 है ये इसका लेफ्ट की बजाय ये 6 का अब राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो ये आपके पास से
ट्री बनेगा फाइनल शेप में। इसका जब बैलेंस फैक्टर निकाला तमाम नोड का तो हमें पता ये चला कि ये एक ABL ट्री है। अब सेम इसी तरीके से ये हमने 4 इसमें इंसर्ट किया, बैलेंस चेक किया, 7 पे 2 आया। यहाँ हमने रोटेशन करवानी है, लेकिन इससे पहले हम चेक करेंगे कि ये केस कौन सा है। तो हमें पता ये चला कि 7 के लेफ्ट चाइल्ड के राइट में ये इंसर्शन हुई है। तो ये LR केस है। सबसे पहले हम जिसका राइट एज है यानी 3 और 5 के दरमियान, इस पे हम रोटेशन करवाएंगे और उसके बाद 7 और 3 के दरमियान जो है उस पर रोटेशन करवाएंगे। जब हमने 3 और 5 की तो 3 नीचे आ गया, 1 उसके नीचे और 5 3 की जगह आ गया। अब इसमें बात सोचने वाली ये है कि जब 3 नीचे आ गया, 5 3 की जगह चला गया, तो ये 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड था ये किधर जाता है? तो जो लेफ्ट चाइल्ड है अब वो 3 का राइट चाइल्ड बन जाएगा। लेकिन अगर 5 का राइट चाइल्ड होता तो वो 5 का राइट चाइल्ड ही रहता। 5 का जो लेफ्ट चाइल्ड है, लेफ्ट सब ट्री है, वो यहां से 3 का राइट चाइल्ड बन जाएगा, लेकिन राइट जो है वो 5 का राइट चाइल्ड ही रहता। अब इस केस में आपको ये राइट साइड पे नजर आ रहा है कि 4 जो अब 3 के साथ अटैच हो गया है, और दूसरा जो है हमने इस एज पे किया है। जब इसको हमने नीचे रोटेट करवाया तो 5 ऊपर चला गया 7 की जगह, 7 नीचे आ गया और फिर 10 भी उसके साथ आ गया, और 5 के साथ 3, 1 और 4 उसी तरीके से ये अटैच रहे। अब जब हमने इसको देखा तो ये भी हमारे पास एक बैलेंस ABL ट्री है, क्योंकि इसमें हर नोड का जो बैलेंस फैक्टर है वो या तो 0 है या -1 और मानना है 2 या -2 नहीं है। तो ये था ABL ट्री के बारे में, उसकी तमाम केसेस को डिस्कस किया, और हर केस में हमें कौन सी रोटेशन करवानी है, कितने टाइम में रोटेशन करवानी है, ये सारी हमने डिटेल से देखी है। अभी हम जल्दी से इसकी एक एग्जांपल को देखते हैं और कुछ डाटा लेते हैं और उसके बेस पे एक ट्री BST जनरेट करते हैं। और अगर किसी जगह देखते हैं कि वो ABL नहीं रहा, नॉट ABL हो गया है, तो उसको ABL में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1, फिर हमने 2 इंसर्ट किया तो हमने 2 इसके राइट में लगा दिया। जब 3 हमारे पास आया तो हमने 3 उसके भी किया। जब हमने इनका बैलेंस फैक्टर निकाला तो हमारे पास ये जो नोड 1 है इस पे हमें पता चला कि -2 बैलेंस फैक्टर हो गया है। हमें पता है कि जब भी -2 या 2 होगा तो हम रोटेशन करवाएंगे। तो हम पहले ये देखते हैं कि ये केस कौन सा है। तो 1 से अगर हम ऑनवर्ड आए 3 की तरफ, क्योंकि ये आखिरी नोड जो हमने सेट किया वो 3 है, तो ये R टाइप की है इंसर्शन है, केस है, तो इसमें हम सिंगल रोटेशन करवाते हैं और वो भी लेफ्ट साइड पे। तो जब हम इसको यहाँ से नीचे रोटेट करवाएंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 उसकी जगह नीचे लेफ्ट में आ जाएगा, उसके चाइल्ड बनेगा, और राइट उसके राइट में 3 आ जाएगा। अब इसके बाद हम 4 इंसर्ट करते हैं। इसके अगेन से हमने उसके बाद 5 को किया इंसर्शन, हमने इनका बैलेंस फैक्टर निकाला, पता ये चला कि 2 पे -2 हुआ है। अब अगर हम इसका नोड 2 पे निकाले वहां भी -2 ही होगा, लेकिन सबसे पहले हमने हैंडल करना है उस नोड को जो कि इंसर्शन के करीब 3 जिसका बैलेंस -2 या 2 हुआ है। तो इसलिए हमने 2 के बजाय अगर 2 पे भी देखते हैं वहां भी -2 ही होगा उसका बैलेंस फैक्टर, लेकिन हमने 3 का बैलेंस फैक्टर को देखना और इस पे रोटेशन करवानी। और इसमें भी ये R और R टाइप की रोटेशन है, तो इसमें भी हम सिंगल रोटेशन करवाएंगे जिससे 3 नीचे आ जाएगा, 4 3 की जगह और 5 4 की जगह आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो नया ट्री बनेगा वो कुछ इस शेप में होगा जो आपको राइट साइड पे नजर आ रही है। अब हम इसमें 6 इंसर्ट करवाते हैं। तो इसमें अब हमें पता चला कि ये 2 है, इसमें हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो -2 हो गया है। तो अब ये हम देखते हैं कि ये किस किस्म की हमारे पास इंसर्शन है। तो हमने ये देखा कि ये 2 के
राइट पे के राइट में हुई है, यानी 2 के राइट चाइल्ड के राइट में ये जाके हुई है इंसर्शन। तो ये भी आर केस एक सिंगल रोटेशन है। हम 2 पे इसको रोटेट करवाएंगे। जब हम इसको रोटेट करवाएंगे तो 4 आएगा 2 की जगह, और 2 के लेफ्ट में चला जाएगा 4 के लेफ्ट में चला जाएगा 2। तो ये जो 3 था ऑलरेडी 4 के लेफ्ट में, ये कहाँ जाएगा? तो ये जैसे आपने कहा था कि ये इससे डिटैच होगा और 2 का इसको ये इसके लेफ्ट से 2 के राइट में चला जाएगा। तो जब इसको हमने किया तो ये हमारे पास जो नई एक AVL ट्री बनी वो कुछ इस फॉर्म में आ गई हमारे पास। अब हमने इसके अंदर 7 इंसर्ट किया तो इसमें चेक पता चला 5 पे, ये भी R और R टाइप की है, इसमें भी हम 5 पे रोटेट करवाएंगे। जब 5 पे रोटेट करवाएंगे तो 6 5 की जगह आएगा, 5 इसके लेफ्ट बन जाएगा और 7 उसी तरह राइट में रहेगा। तो ये इससे आपके पास एक नया जो ट्री बनेगा वो कुछ इस फॉर्म में आएगा। अब इसी के अंदर हमने 16 को किया, बैलेंस फैक्टर निकाला, कोई इशू नहीं है, सबका ठीक है। उसके बाद 15 को हमने किया, तो जब 15 इंसर्ट किया उसमें हमने ये देखा कि हमारे पास जो बैलेंस फैक्टर है वो 7 का -2 आया। अब जब 7 का आया तो हमने इसके चेक करना है कि ये किस टाइप का है। तो हमें पता ये चला जो इंसर्शन हुई है 15 की, ये 7 के राइट के लेफ्ट में हुई है, RL। तो हमें पता है कि अगर RL टाइप या LR टाइप हो तो हमें डबल रोटेशन करवाना पड़ती है। पहली जो है वो दूसरा जो हमारा है एज है उस पर करवाना पड़ती है, और दूसरी जो है वो पहले एज पे करवाना। तो पहले हम यहाँ से इसको रोटेट करवाएंगे तो 16 नीचे आ जाएगा, 15 उसकी जगह ऊपर चला जाएगा, और इसी तरीके से ये आपको नया नोड नजर आ रहा है। अब इसी तरीके से दूसरी रोटेशन हमने इस एज पे करवानी है। जब इस पे हमने करवाई तो 7 को हमने नीचे रोटेट करवा दिया, 15 ऊपर चला गया और 16 इसी के साथ राइट साइड में आ गया। तो ये हमारे पास जो है नया नोड बन गया, नया ट्री बना। अब इसमें चेक करेंगे तो ये बैलेंस AVL ट्री बन चुका है जो रीजनेबली बैलेंस है, यानी उसमें किसी भी नोड की। अब इसी तरह हमने 14 इसमें ऐड करवाया। जब 14 हमने ऐड करवाया तो उसमें हमें पता ये चला कि ये जो 6 है इसकी जो हाइट है ये -2 है। अब हमने ये देखना है कि ये किस किस्म की जो हमारे पास केस है। हमने 14 को इसमें इंसर्ट करवाया है, तो हमने 6 के राइट के लेफ्ट में किया है, तो ये भी हमारे पास RL टाइप है। तो हमने इन दो एजेस पे, यानी 6 और 15 के दरम्यान है, 15 और 7 के दरम्यान है, इन दोनों पे रोटेशन करवानी है। पहली रोटेशन हमने इस एज पे करवानी है, यानी कि 15 को हम नीचे लेके आएंगे, उसी के साथ 16 पे नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा, और ये जो 14 7 के साथ है ये अब यहाँ से डिटैच होके 15 जब नीचे आएगा तो ये उसके राइट साइड पे चला जाएगा। तो ये हमने जब इसको आगे जाके कन्वर्ट किया तो ये आपको इस शेप में नजर आएगा। अब दूसरी जो रोटेशन हमने करवानी है वो 6 और 7 अब जो एज है इसके दरम्यान इस एज पे करवानी है। तो यहाँ से 6 को जब हम नीचे रोटेट करवाएंगे तो इसमें हमारे पास क्या होगा, 7 ऊपर चला जाएगा, 6 और 5 नीचे आ जाएंगे, और 15 और 14 17 इसी तरह इसके साथ अटैच रहेंगे। तो ये हमारे पास 14 के बाद कन्वर्जन के बाद ये हमारे पास फाइनल शेप होगी। तो ये था AVL के बारे में। उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा कि असल में AVL की हमें ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि बेनिसर ट्री हमारे पास अगर वेल बैलेंस्ड हो, उसमें हमारे पास इंसर्शन के लिए, डिलीशन के लिए, सर्च के लिए जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो काफ़ी कम हमें लगता है। लेकिन अगर आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो फिर उसमें वर्स्ट केस में ऑर्डर n भी हो सकता है। चूंकि BST का
जो BST की जनरेशन है वो डाटा पे इन्हिसार कर रही होती है कि डाटा किस ऑर्डर में आ रहा है, और उस डाटा पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास कोई मेथड ऐसा हो कि जैसे जैसे हम उसको जनरेट करें साथ साथ चेक करते रहें, और अगर उसमें कुछ हाइट का प्रॉब्लम आ रहा है, हाइट बढ़ने लग गई है, तो उसी वक्त रेमेडी करते हुए उसको हम हाइट को एडजस्ट कर लें, उसको मिनिमम रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना हाइट को हम मिनिमाइज कर सकते हैं उतना ही हम एग्जीक्यूशन टाइम में एफिशिएंसी ला सकते हैं। तो उसी के लिए हमने AVL का एक मेथड इस्तेमाल किया, जिसमें हमने ट्री को स्ट्रिक्टली बैलेंस करने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रीटी गुड बैलेंस करने की कोशिश की है कि बैलेंस भी हो जाए, लेकिन अगर किसी जगह बैलेंस जो है वो 0 से ज्यादा यानी 1 और -1 भी हो जाता है तो वो कोई इशू नहीं है। तो उसके बाद हमने 4 जो मुख्तलिफ किस्म के केसेस थे AVL में, उनको देखा, LL को देखा, RR को देखा, RL को देखा, LR को देखा, और उन चारों के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की रोटेशन हमें चाहिए थी उनको देखा। जैसा हमने देखा कि LL और RR की सूरत में हमें सिंगल रोटेशन चाहिए, जबकि RL और LR की सूरत में हमें डबल रोटेशन चाहिए। और आखिर में हमने एक एग्जांपल की मदद से उसको जितने भी केसेस थे उनको कवर किया उस एग्जांपल के अंदर, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसमें हर किस्म के केसेस थे, मसला एंड पे भी हम उसमें इंसर्शन कर रहे थे, एंड पे भी बैलेंस आउट हो रहा था और इंटरनल नोड पे भी हो रहा था, दोनों सूरत में हुआ है। उम्मीद है कि इस लेक्चर के बाद आपको इनकी AVL ट्री के बारे में अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे कमेंट्स के अंदर इसके बारे में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।